आज मैं आपको बताऊंगा रियल क्रिकेट 24 की बेस्ट ब्रॉन्ज टीम। तो रियल क्रिकेट 24 में आप जानते ही हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, पर मुझे जिस टाइप के प्लेयर्स सबसे ज़्यादा पसंद हैं वो है ब्रॉन्ज प्लेयर्स। और ब्रॉन्ज प्लेयर्स की खासियत ये है कि वह कभी भी आपकी टीम से जाते नहीं हैं, आपकी टीम में हमेशा बने रहते हैं। तो आपको इनको खोने का डर नहीं है, आपको इसके लिए किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बेस्ट ब्रॉन्ज प्लेइंग 11 की। देखिए, रियल क्रिकेट 24 में जो सबसे ज़रूरी पहलू है वो है बैट्समैन। क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी भी से मल्टीप्लेयर गेम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके 5 ओवर में ही 7 विकेट गिर जाएं और आपको 9वें या 10वें नंबर का बल्लेबाज खिलाना पड़े। पर ऐसा बहुत कम ही होता है कि बॉलर स्किल्ड नहीं था, इसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा रनों की धुनाई हो गई। इवन बैट्समैन जब ऑफ स्पिन कराते हैं और उसमें टॉप स्पिन की वैरायटी चुनते हैं तो कई बॉल्स प्राइम बैट्समैन भी हिट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए पहले बल्लेबाजों को चुन लेते हैं। पहले तो मैं खाली कर दूं जो भी प्लेयर्स मैंने चुन रखे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब पहले ही मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं ये रियल क्रिकेट गेम पिछले 3 सालों से खेल रहा हूँ और तब से मेरी ये खूबी रही है कि मैं हमेशा से ब्रॉन्ज प्लेयर को इकट्ठा करता आया हूँ। और मैंने अभी तक के जो भी मुझे बेस्ट ब्रॉन्ज प्लेयर्स लगे हैं उनको ही बचाया है। जब भी कोई पैसे 2500 एमपी मेरे पास आती हैं तो मैं बंडल खरीद लेता हूँ ब्रॉन्ज का, जो आपको यहाँ मिल जाता है, जो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं मल्टीप्लेयर प्लेयर पैक में जाके। मैं कभी भी सिल्वर पैक नहीं खरीदता हूँ, मैं हमेशा ब्रॉन्ज पैक खरीदता हूँ, क्योंकि सिल्वर पैक में आने वाले प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ 30 मैचेस के लिए आते हैं, जबकि ब्रॉन्ज पैक के प्लेयर्स हमेशा के लिए आते हैं। तो हमेशा से यही करता आया हूँ कि ब्रॉन्ज प्लेयर लेता हूँ, 40 खिलाड़ी बढ़ जाते हैं तो जब से सबसे बेकार जो प्लेयर्स होते हैं उनको निकाल देता हूँ। और आखिर में ये जो मेरे पास प्लेयर्स बचे हैं ये छने हुए बेस्ट प्लेयर्स हैं ब्रॉन्ज कैटेगरी में। इनसे अच्छे बेहतर बल्लेबाज या गेंदबाज या ऑलराउंडर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और मुझे ये लगता है कि ये कई लोगों के पास ये प्लेयर्स होते भी हैं और बहुत कॉमन भी हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी इन प्लेयर्स को लाने में। यूट्यूब पे कई सारे ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं कि कैसे आप बेस्ट ब्रॉन्ज प्लेयर्स इकट्ठा करने के लिए 10 प्लेयर रखो फिर 11वां डिलीट करो, 10 प्लेयर रखो फिर 11वां डिलीट करो। ऐसी स्टार्टर पैक के द्वारा आप अपने एक प्लेयर्स इकट्ठा कर पाते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें देख कर बार बार अपने प्लेयर्स डिलीट करके बेस्ट प्लेयर्स पा सकते हैं और ये 11 आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये बल्लेबाज और ऑलराउंडर्स फिर से हटाने पड़ेंगे। अब अगर मैं सबसे अच्छे बल्लेबाजों की बात करूं तो ब्रोंज कैटेगरी में मुझे सिर्फ एक ही बल्लेबाज मिला है आज तक जिसकी टाइमिंग भी 70 की हो और टेक्निक भी। तो टॉम कुकर यहाँ पर सीधी बात है कि ये अपना भाग बना ही लेते हैं, अपनी टीम में हिस्सेदारी इनकी आएगी ही। जो मैं दूसरा बल्लेबाज चुनता हूँ वो है एशले टर्नर। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं ब्रोंज प्लेयर पे बहुत सारी रिसर्च करके आया हूँ। एशले टर्नर मैं इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि ना कि सिर्फ इनकी बल्लेबाजी इतनी अच्छी है और ये ब्रूट बैट्समैन है, इनका अग्रेशन भी 78 का है और इनकी फील्डिंग रेटिंग भी 74 की है। एम ब्रायंत को जब मैं चुनूंगा तो आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है कि ये सिर्फ 74 और 65, इनकी टाइमिंग सिर्फ 65 की है। पर अगर आप देखें तो इनकी ओवरऑल बैटिंग 69.5 की है और यही नहीं, इनकी फील्डिंग भी 74 की है और इनका अग्रेशन भी 78 का है। मैं मेडसेन को लूँगा, रदरफोर्ड को नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रदरफोर्ड हैं तो बहुत अच्छे बल्लेबाज, पर
इनकी फील्डिंग रेटिंग थोड़ी सी कम है, 71 इनकी फील्डिंग रेटिंग है और इनका अग्रेशन कुछ 76 है। यही मेडिसिन को देखें तो इनकी फील्डिंग रेटिंग 73 की है और इनका अग्रेशन भी 78 का है। ऑलराउंडर्स में जो मैं सबसे पहला प्लेयर लूँगा वो है ए डेवचिच। इनको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एक बल्लेबाज ही नहीं, बॉलर का भी काम कर सकते हैं और इसी के साथ इनकी फील्डिंग रेटिंग 74 की है और इनका अग्रेशन 78 का है। विकेट कीपर की बात करें तो मैं एम मिथुन को तो लूँगा ही, और ये तो सभी जानते हैं कि ब्रॉन्ज कैटेगरी में इनसे अच्छा विकेट कीपर कोई है ही नहीं। अब ये जो मैंने 6 लिए हैं, ये मेरे मेन बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी करेंगे। हाँ, इनमें से ए देवचीच कभी-कभी बॉलिंग कराने आ सकते हैं, पर ये 6 इन 6 का सबसे प्रमुख काम बल्लेबाजी करना है। अब क्यों ना ऑलराउंडर चुन लिया जाए, और ऑलराउंडर की बात आए और उसमें सीन विलियम्स का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सीन विलियम्स पहले प्लेयर होंगे। मैं जो सबसे बड़ा अजीब चीज़ लगती है वो है कि ये क्लैरविल्ट, कि ये इतने अच्छे प्लेयर हैं, इनकी 68 की टेक्निक, 68 की टाइमिंग, इतनी अच्छी बल्लेबाजी के बाद भी इनकी 70 की स्किल है बॉलिंग में। और ये हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ये टीम में फिर भी जगह नहीं बना पाते। अब मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इतनी अच्छी ऑलराउंडर को चाहेंगे कि नहीं, पर मैं पहले बता दूँ, मैं ए इस्लाम को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ राधा कृष्णन की जगह पर, क्योंकि राधा कृष्णन इनकी बल्लेबाजी अच्छी है, देख सकते हैं 75-61 है, उनकी 72-64 है। तो ये थोड़े से इस्लाम थोड़े से अटैकिंग बल्लेबाज कह सकते हैं और राधा कृष्णन थोड़े डिफेंसिव। पर मेरा जो मानना है वो ये है कि आप अगर ऑलराउंडर चुन रहे हैं तो आप इनसे जो प्रमुख काम निकलवाना चाहते हैं वो है बॉलिंग। और बॉलिंग की बात जब आ जाती है तो आप कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, राधा कृष्णन की जो स्किल है वो 75 की है, आपको इनको लेना चाहिए। पर राधा कृष्णन में एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो है इनकी हाइट बॉल की। इनकी बॉल की हाइट बहुत कम रहती है जो बल्लेबाजों को खेलने में मदद करती है। वहीं ए इस्लाम ये अपनी बाउंस से बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं, जबकि राधा कृष्णन की बॉल बहुत कम बाउंस करती है। यही नहीं, ए इस्लाम की फील्डिंग रेटिंग जहाँ 74 की है, वहाँ राधा कृष्णन सिर्फ 71 की फील्डिंग रेटिंग के साथ आते हैं। माफ़ कीजिएगा, 71 नहीं, 62 या मुझे लगता है 64 के करीब आते हैं। तो इनकी फील्डिंग बेहद ख़राब है राधा कृष्णन की। हालाँकि कुछ लोग मुझे कह सकते हैं कि फील्डिंग इतनी ज़रूरी नहीं होती, सिर्फ थ्रो ही करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। पर राधा कृष्णन मुझे एक हेल्दी प्लेयर नहीं लगते अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए। ऐसे ही मैंने रदरफोर्ड को नहीं चुना था, इनको भी लोग बहुत अच्छे बल्लेबाज मानते हैं, पर मेरे लिए अग्रेशन और फील्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑलराउंडर्स चुनने के बाद आपके पास जो तीसरा विकल्प आता है, वो ये है कि पहले तो हम बॉलर चुन लेते हैं, फिर आपको ये बात समझ आएगी। बॉलर्स में एक बॉलर ऐसा है, जो कोई भी नहीं कहेगा कि वो अपनी टीम से हटाना चाहेगा, और वो है एम स्विप्सन, क्योंकि ये एकमात्र कलाई के गेंदबाज हैं जो 70 से ज़्यादा की टेक्निक रखते हैं ब्रॉन्ज़ प्लेयर्स में, और लेग स्पिनर हैं। अब जो दूसरा बॉलर है, वो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर बायस है। नील वैगनर को मैं हमेशा प्लेइंग 11 में रखता हूँ, क्योंकि इनकी स्किल तो 73 की है ही, इनका मूव 70 का है, पर इनकी बॉलिंग आर्म लेफ्ट हैंडेड है, बाएँ हाथ की गेंदबाज हैं ये। और जो इनकी अच्छी बातें हैं वो है इनकी बैटिंग भी अच्छी है, स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, और इनकी फील्डिंग रेटिंग इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो है की है 74। तो मुझे ये भी बहुत हेल्दी टाइप प्लेयर लगते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और आपकी टीम में हमेशा एक अच्छा योगदान प्रदान करेंगे। अब जो तीसरा और फैसला जो मैं आप पे छोड़ देना चाहता हूँ, वो है कि क्या आप एक ऑलराउंडर क्लीन बिल्ट को लेंगे या आप इयान बटलर को लेंगे। इयान बटलर मैं इन्हें चुनता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्लिंगी बॉलर हैं और कुछ लोगों को इन्हें खेलने में दिक्कत हो सकती है। हालाँकि कुछ लोग इनको बहुत मारते हैं क्योंकि इनकी बॉल बाउंसर कम ही जाती है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कि इनकी बॉल लो बाउंस है और को मारें, पर ज़्यादातर लोग इस पे स्ट्रगल करते हैं। आप चाहें तो इयान बटलर की जगह इस ऑलराउंडर को चुन सकते हैं, जिसका नाम है आर क्लीनविल्ट।
मेरी टीम में जो सबसे बड़ा हैरानी की बात है वो यही है कि इसमें इस साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर का नाम नहीं है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन या स्पेशलिस्ट बॉलर्स टीम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी जो बॉलिंग है वो है फास्ट मीडियम। फास्ट मीडियम जैसा कि आप सब अगर आरसी खेलते होंगे तो आप जानते होंगे, फास्ट मीडियम एक ऐसी शाखा है बॉलिंग की, और वो भी दाएं हाथ से, जो सबसे ज़्यादा पीटने वाली होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।